ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पूरा का पूरा सी का काम करता है, ये पूरा को पढ़ा रहा हूँ तो इसे मल्टीप्लाई मार देना, जबकि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर में लेके चले जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए कोर्स है। और इसमें मैं वो सब चीजें बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको लगेगा कि सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन कनेक्शंस उनका होता है, इसके लिए बताई जा रही है। आज का जो वीडियो है इसमें हम सेट लेने वाले हैं, रिलेशन लेने वाले हैं, फंक्शन लेने वाले हैं। सेट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, बहुत शुरुआत बता रहे हैं, क्योंकि सेट से ही आप रिलेशन को समझ पाओगे, और अगर आप रिलेशन को समझ पाते हो तभी आपको फंक्शन समझेगा, और जब आप फंक्शन को समझोगे तभी फिर आगे की चीजें कैलकुलस को समझ पाओगे, क्योंकि मुद्दा वहीं से शुरू होता है। और हमारा 12th का तो जो मैथ्स 2 का पेपर है उसमें हमको ये सब चीजें लगने वाली है। तो इंट्रोडक्शन में सही मायने में देखा जाए तो मैंने 12th के सारे टॉपिक आपको बताए जाने चाहिए थे, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो बहुत आपको ज्यादा जरूरी है, जो आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी। शुरुआत की एक दो चीजें आपको लगेगी अननेसेसरी सर बता रहे हैं, लेकिन उनका कनेक्शन है, इसके लिए उनको लेके रखा है। और कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है कि मैं उनको क्यों बता रहा हूं, तुमको फालतू में तो नहीं बता रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो चिंता मत करो, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ ये बात ध्यान रखना कि एक छोटी सी नोटबुक बना लो 100 पेज की, और उसमें ये सब चीजें लिख लो, क्योंकि ये ऐसा बेसिक है जो बहुत ज्यादा काम में आएगा। और कुछ कुछ चीजें तो मैं जब आप सेकंड थर्ड जब ट्रिग्नोमेट्री का देखोगे, आप जो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा, वो सारी चीजें देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सर ये बहुत काम का वीडियो है। और आपको ये सीरीज जो मैंने शुरू की है, अगर आप इससे खुश है तो फिर भूलना मत सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी बात यार, इसको शेयर कर लेना दोस्तों के साथ में, और कुछ दो चार अच्छे कमेंट्स भी कर देना, उससे मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ यार हमारे बच्चे हमारे साथ में हैं। ठीक है, वैसे भी अभी मुझे सबसे ज्यादा आपके साथ की जरूरत है, और इस चैनल को आप ही ऊपर ला सकते हो, क्योंकि मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूं, आपकी जरूरत भी है। ठीक है, चलिए तो ब्रिज कोर्स की बात करें। ब्रिज दिख रहा है हमको, ये ऐसा ब्रिज हमारे ब्रेन में भी बनना चाहिए मैथ्स का। तो शुरुआत में मैं बता रहा हूं सेट। सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब वेल डिफाइंड हम किसको बोलेंगे? सेट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आप किसको वेल डिफाइंड बोलोगे, किसको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलोगे? भैया ऐसी चीज जो दुनिया में किधर भी पूछे वो एक ही हो, उसको हम वेल डिफाइंड बोलेंगे, है ना। कैसे? तो सबसे पहला एग्जांपल जो देके रखा है, सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी। भाई देखो, सक्सेसफुल पर्सन की कोई डेफिनेशन हमें अभी तक के किसी डिक्शनरी में दी नहीं है कि हम इस बंदे को सक्सेसफुल पर्सन कहेंगे। कुछ लोगों के लिए शांति से जीना सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए खूब सारा पैसा कमाना सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए खूब सारे अलग अलग डेस्टिनेशन घूमना सक्सेस है। तो सक्सेस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो इसी के लिए ये सक्सेसफुल पर्सन इन द सिटी सही मायने में एक सेट है ही नहीं। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, हैप्पी पर्सन इन योर सिटी। मुझे बताओ कौन हैप्पी है? किसको हैप्पी कहोगे? जिसको आज पिज्जा खाने मिला वो, या जिसको मूवी जाने मिला वो, या जिसको क्या कहते हैं आज जो है पापा ने उसके बर्थडे के ऊपर आईफोन लाके दे दिया है वो। भाई हैप्पी की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास में, तो इसी के लिए हैप्पी पर्सन, हैप्पी पीपल इन योर टाउन, ये भी एक सेट नहीं है। उसके बाद क्लेवर स्टूडेंट इन योर क्लास, किसको क्लेवर कहोगे? किसको क्लेवर कहोगे? क्लेवर की प्रॉपर कोई डेफिनेशन दी नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे सक्सेसफुल वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे हैप्पी जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वैसे ही क्लेवर जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसको कैसे कहेंगे कि वो सेट है? तो ये बात भी यहां पर नहीं जमती है। फिर आगे बात करते हैं डेज इन द वीक, या डेज इन द वीक की जब भी बात करें तो हमको दिखता है कि आप किसी से ही पूछ लो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर बंदा यही बोलेगा। तो ये वेल डिफाइंड है। मतलब आप इस क्वेश्चन को यहां पूछ लो, आप अमेरिका के किसी बंदे से पूछ लो, है ना, आप आपके किसी भी गांव में जाके पूछ लो, या किसी बड़े शहर में जाके पूछ लो, हर जगह ये है कि डेज इन द वीक मंडे से लेकर के जो है वो संडे तक होंगे होंगे। तो वो गलत नहीं है, वो है सेट, उसको सेट कहेंगे। और सेट को लिखने का पैटर्न ऐसा होता है कि हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे मंडे, फिर लिखोगे ट्यूसडे, फिर लिखोगे वेंसडे। ठीक है ना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ऐसा करते करते सारे नाम लिख के आप लिख दोगे संडे, और ये हो जाएंगे सेट। इट इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। ठीक है, फिर बात बोलते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर।
अब यार नेचुरल नंबर भी कहीं बदलने वाली चीज नहीं है, हर जगह एक ही रहने वाली है ना। 1 से लेके 5 तक आपको लिखना है। आप जानते हो कि नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में 1 2 3 4 5 है और पाकिस्तान में 6 7 8 9 10 है, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं तो फिर तो और ऐसे भी कल्याण हो गया उनका, और कल्याण हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत है ना। हर जगह एक ही चीज रहने वाली, 1 2 3 4 5 ही होगा, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी देश हो। आप किसी छोटे बच्चे से पूछ लो, 6वीं 7वीं के बच्चे से पूछ लो, 12th के बच्चे से पूछ लो, किससे पूछो, ये फिक्स है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब बात आती है कि यार इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब लिखने का तरीका। तो एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, है ना। टेबुलर फॉर्म को टेबल में लिखते हैं, है ना। मैंने यहां पर एक साथ लिख दिया इसको। रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म एक ही होता है, टेबुलर फॉर्म को टेबल में लिखते हैं, लेकिन इसको अभी मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। ये लिस्टिंग फॉर्म में हमने इसी को अभी लिख के रखा है, 1 2 3 4 5, ये लिस्टिंग फॉर्म है। और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू n, x लेस देन इक्वल देन 5। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 5। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x such that x is natural number and x less than equal than 5। तो आप ऐसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। और वेन डायग्राम वो होता है कि जो किसी क्लोज शेप के अंदर आप सेट्स के एलिमेंट्स को लिख दे। जैसे मैंने यहां बॉक्स बना के रखा है, तो 1 2 3 4 5 आपने लिख दिया। आप चाहो तो इसको ट्रायंगल में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसको ऐसे लिखना है। आप चाहो तो इसी चीज को ट्रायंगल में लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये इस तरह से हम इसमें लिखते हैं। इसको सिर्फ पता होना चाहिए आपको, बाकी कोई इतना काम का नहीं है। फिर बात करते हैं सेट के टाइप्स क्या होते हैं। तो सिंगलटन सेट होता है भैया, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। एम्प्टी सेट होता है, जिसको कि हम ऐसे खाली ब्रैकेट या 5 से बताते हैं, है ना। इसको 5 से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद में एक डेफिनेट सेट होता है, जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। जिससे मैंने एक सेट बनाया और यहां लिख दिया कि 1 2 3 से लेकर के 10 तक, तो मुझे दिख रहा है 1 से लेकर 10 तक है। लेकिन अगर मैंने इनडेफिनेट सेट या इनफाइनाइट सेट की हम जब बात करते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया कि 1 2 3 और डैश डैश डैश। तो यहां कितने एलिमेंट्स हैं हमको नहीं पता, यहां के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद यूनिवर्सल सेट, ये वो होता है कि इसके एक बड़ा सा सेट होता है जिसके बहुत सारे सबसेट होते हैं। जैसे मैं एक यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल ले लूं, यहां पर यहां यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल ले लूं कि 1 2 3 से लेकर के ये 10 तक के हैं, ठीक है। एक सेट में ए ले लेता हूं, ए को हम ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बी को ले लेते हैं और वो हो जाएगा दैट इज 3 5 7, ठीक है। और यहां पर अब ध्यान से देखना कि अगर मैं अब हम यहां पे क्या बोला है कि सेट के टाइप्स लिख के रखे और ऑपरेशंस भी लिख के रखे। तो अगर हम यहां पर ऑपरेशंस बता दे बेटा, तो यहां अगर हम ऑपरेशंस बता दे तो ऑपरेशंस कैसे होंगे। एक ऑपरेशन तो होता है यूनियन वाला, दैट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है बेटा कि जो जो एलिमेंट्स ए में भी होते हैं बी में भी होते हैं, हम उनको ए यूनियन बी में लिखते हैं। तो ए और बी में देखो 3 और 5 तो कॉमन है, सिर्फ 7 वाली बात है। तो पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो और फिर आगे 7 भी लगा दो, काम हो गया, ये यूनियन बन गया। और यहां पर अगला वाला पार्ट क्या आता है बेटा, एक आता है इंटरसेक्शन। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों में होते हैं। अब दोनों में क्या है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो 3 और 5 दोनों में आ गए। एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जिसको हम ए डैश से या ए पावर सी से इंडिकेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा भैया, ए को छोड़ के, ए के जो एलिमेंट्स है उनको छोड़ के जो यू में हो हम उनको बोलते हैं, और वो होता है 6 7 8 9 और 10। बस इतनी ही बात है, बहुत ज्यादा मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं बता रहा हूं, मैं बस इसको आपको ये बता दे रहा हूं कि चीजें क्या है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है। और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप आपको पता है, उसका जो हमारा ये है क्या कहते हैं, जो लिंक है वो सामने आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, वहां से आप टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि वहीं पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ऐसा होता है कि पहला एक होता है ओपन इंटरवल, है ना, नाम क्या होता है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। अगला वाला क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। एक होता है सेमी ओपन इंटरवल और एक होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये 4 प्रकार हम सीखने वाले हैं।
अब इसका क्या मतलब यार, इसका मतलब ये है कि देखो ऐसे इसको जनरली लिखा जाता है इस तरह से कि कोई अगर ओपन इंटरवल है तो वो ए और बी और इस तरह के कर्व ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट नहीं, कर्व वाले ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, है ना। और इसका मतलब ये होता है कि ए और बी इंक्लूड नहीं होते। जैसे देखो यहां ये लाइन है ना, ए से लेके बी तक के, तो यहां ए जो है वो इंक्लूड नहीं है, बी जो है वो इंक्लूड नहीं है, पर ए से बी के बीच में सारे इंक्लूड है। मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि तीन, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 3 लेस देन एक्स लेस देन 7, और x अगर नेचुरल नंबर या रियल नंबर बोले हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 3 और 7 नहीं होंगे, फिर यहां क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, इसमें ये होंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, तो इसको पहचानने का तरीका ऐसा है, इसको पहचानने का तरीका जो होता है ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है जैसे क्लोज वाला इंटरवल, यहां इस तरह की साइन लगती है। देखो यहां ध्यान से देखना, यहां सिर्फ लेस देन का साइन लगा था, यहां सिर्फ लेस देन का साइन लगा था कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी, तो ए और बी इंक्लूड नहीं हुआ था। यहां क्या था, यहां क्या है, ए लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन बी, तो यहां लेस देन इक्वल देन का साइन है इसलिए ए भी इंक्लूड होगा। देखो यहां ए भी डार्क है, बी भी डार्क है। अब यहां देखो ए डार्क नहीं है, यहां बी डार्क नहीं है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहां पर ए भी इंक्लूड है, यहां पर बी भी इंक्लूड है। तो इस तरह से अगर यहां पर मैं ऐसा लिख दूं कि 3 लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन 7, तो ये सेट कैसा बनेगा, ये सेट बनेगा 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम का है, ये बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, है ना, सेमी क्लोज जिसको बोलते हैं। सेमी क्लोज, क्लोज में जो साइन लगती है वो आगे और बाकी पीछे ओपन, मतलब पहला वाला इंक्लूड होगा, आखिरी वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको लिखते समय जैसे मैंने ऐसा लिखा कि 3 लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन इक्वल देन 7, तो इस सेट के अंदर हम 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को लेंगे, 6 को लेंगे, पर भैया हम 7 को नहीं लेंगे। तो ये सेमी क्लोज हो गया, है ना, सेमी क्लोज हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया हमारा जिसके अंदर ऐसा है, ये हो गया सेमी क्लोज के अंदर पहला ब्रैकेट स्क्वायर, दूसरा ऐसा, और आखिरी में आता है सेमी ओपन। सेमी ओपन में क्या होता है कि आगे ओपन और पीछे क्लोज, आगे ध्यान रखना, यहां देखो सेमी क्लोज बोला है तो पहले क्लोज बाद में ओपन, और सेमी ओपन बोला तो पहले ओपन बाद में क्लोज। तो कभी भी ध्यान रखना, जब ओपन शब्द आएगा तो ये ब्रैकेट याद रखना, और जब क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोज शब्द आएगा तो ये वाला ब्रैकेट याद रखना। इसमें जो है ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ के जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, इसमें जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और यहां देखो आप ए इंक्लूड नहीं हो रहा, लेकिन बी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो इनको इस तरह से याद रख लेना, मैं इनको एक शॉर्टकट में ऐसा आपके सामने लिख के दे रहा हूं, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत कई जगह पे आएगा, और फिर आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सा इंटरवल है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जिससे हम एक्स वाई एक्सिस पे नंबर्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स होते हैं। और बात ध्यान रखना कि कभी भी ए और ए बी, है ना, ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता। और इक्वल अगर है, अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब कि पहला वाला पहले वाले के इक्वल है, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल है ना। या फिर ये होगा कि दोनों सेम हो जाएंगे अगर, तभी ये इक्वल आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको हम, मतलब कि 2 नंबर्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। जनरली इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बताते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जानते हैं कि अगर कोई सेट ए मेरे पास में देके रखा है, कोई सेट ए देके रखा है 1 2, और कोई सेट बी देके रखा है ऐसा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं मैपिंग के अंदर कि ये ए है, और मैं इसको लिखूं यहां पर बी है, और यहां लिख दो 1 2 3, अरे यार ये क्या हो गया, कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, और अब मुझे उसके ये देखना है, तो पहला ए और 1 और 2 है, और दूसरा क्या है, ए बी सी है। तो ये ऑर्डर पेयर्स का क्रॉस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो उसको हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, और ए क्रॉस बी में पहला जो होगा वो ए के साथ में 1A, फिर ये इसके साथ में 1B, फिर ये इसके साथ में तो 1C, फिर आएगा 2A, फिर आएगा 2B, और फिर आएगा 2C, इस तरह से 2C नॉट 6, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखेंगे। एक और बात ध्यान रखना, जितने एलिमेंट, जैसे पहले वाले में कितने एलिमेंट्स है, सेट ए में 2 है, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है बेटा, सेट बी में 3 है, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 6 होता है। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल बेसिक सा है, आपको आता है, ये चीज समझ के हम बढ़ते हैं आगे। अगर दोनों सेट एम्प्टी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर एम्प्टी ही होगा, 0 ही होगा, कुछ नहीं होगा उसके अंदर।
आगे बढ़ते हैं, ये देखिए देके रखा है कि अगर सेट ए के अंदर, यहाँ क्लियर देके रखा है कि सेट ए के अंदर अगर m एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर अगर n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी विल बी mn। बड़ा सिंपल सा है, कुछ कठिन नहीं है, आपको अच्छे से आता है ये समझ के मैं बढ़ रहा हूं आगे। बहुत ज्यादा मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं शॉर्ट बता रहा हूं आपको ना, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार क्या है। ज्यादा बड़े वीडियो भी मुझे बनाना नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि छोटे से वीडियो बने। अब रिलेशन की बात करते तो रिलेशनशिप हम देख चुके हैं कि पहले भैया रणबीर कपूर का चल रहा था कुछ इनसे, है ना, तालमेल, फिर बाद में इनसे तालमेल बिगड़ गया तो इनका तालमेल इधर हो गया, क्योंकि इनका तालमेल यहां बिगड़ गया। क्या हुआ, इनका तालमेल यहां चल रहा था, लेकिन ये तो किसी और को देख रही थी, तो यहां इनका तालमेल हो गया, रिलेशनशिप उधर हो गया। फिर बाद में ये किसी और को ढूंढते ढूंढते ये इनके पास चले गए, लेकिन ये भी क्या हुआ, ये भी सल्लू भैया को छोड़ के इनके पास चली गई, मतलब कि बड़ा चक्कर है। फिर भाई साहब फाइनली इन्होंने ये इससे मिल गए। तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप होते रहते हैं, है ना। हमको हीरो हीरोइन के रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट है, और अभी किसी रिलेशनशिप में पढ़ना मत, नहीं तो जिंदगी में सत्यानाश होना पक्का है। ठीक है, लाइफ में दो चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं सक्सेस के पीछे भागते हैं, कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, और कुछ को लगता है कि यही जीवन है, तो इस जीवन के पीछे मत भागना, नहीं तो सत्यानाश पक्का है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, ये जिम्मेदारी सिर के ऊपर बैठ जाएगी। होता यही है, इस उम्र में सब कुछ जो बच्चे फंसते हैं वो इन्हीं चीजों में फंसते हैं, तितलियों के पीछे घूमते हैं और बाद में खुद का सत्यानाश कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवन में फिर बचा कुछ रहता नहीं है। अभी जिस उम्र के अंदर मेहनत करना होती है वहां पर मेहनत नहीं करते, और फिर जो जरूरत नहीं होती वहां पर लगे रहोगे, तो ये सब चीजें लाइफ में आगे मिल जाएगी। पहले सक्सेसफुल बन जाओ, उसके बाद में लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम किसी के पीछे मत भागो, है ना। तुम किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये रिलेशनशिप जो डे टू डे लाइफ का जो होता है वो अलग चक्कर होता है, लेकिन यहाँ हम रिलेशन जब मैथ्स की बात करते हैं तो ए और बी में कुछ कनेक्शन हो, और मेन बात ये होती है रिलेशन यहाँ पर वो कहलाते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर के सबसेट हो। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट जो अभी हमने किया, यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, इसमें से कुछ जो है इसका सबसेट मतलब रिलेशन, है ना। तो यहां देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है कि वेल डिफाइंड रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ सेट ए इनटू एलिमेंट ऑफ सेट बी इज गिवन बाय दैट ए रिलेटेड बी, इसको ए रिलेटेड बी कहते हैं, और यहां पर ए बिलोंग्स टू ए होता है और बी बिलोंग्स टू बी होता है, मतलब पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा वाला दूसरे। तो दस द रिलेशन इज गिवन बाय द ऑर्डर्ड पेयर दिस डिफाइंस दैट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब ये होगा कि यहां पर कोई सेट ए है, यहां पर कोई सेट बी है, और अगर मैं यहां लिख दूं कि 1 2 3, और मैं यहां पर लिख दूं -2, फिर मैं 1 का स्क्वायर 1 है, 4 है, 9 है, 7 है, 8 है। अब आप देखो, एक वाला इधर, ये भी इधर, ये भी इधर फिर ये वाला जो है अभी इधर, ये वाला भी इधर, और ये वाला भी इधर। तो ये क्या दिख रहा है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स का स्क्वायर करते तो बी के बराबर आता है। बराबर रिलेशन क्या है कि पहले वाले का स्क्वायर करो तो दूसरे वाले से कनेक्टेड है। देखो 1 1 से कनेक्टेड है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, -1 का स्क्वायर 1 है, -2 का स्क्वायर 2 है ना। तो यहां ऐसे कुछ भी चलता है। इसकी रिलेशन के अंदर आप देखो कि इधर के कुछ एलिमेंट्स इससे कनेक्टेड होंगे, कुछ नहीं होंगे, है ना। अगर यहां पर जो है मैं लिख दूं, यहां पर मैं 7 लिख देता हूं, तो 7 खाली भी रहेगा, है कोई बात नहीं है, मतलब ए के अंदर कोई एलिमेंट खाली भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, बात देख लो, यहां क्या हो सकता है, इधर के इधर किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, पर वो रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन में यहां पर कोई ऐसे नियम कायदे नहीं है, सिर्फ ये है कि ये इससे कनेक्टेड होना चाहिए। कुछ कनेक्टेड होंगे, कभी कभी क्या होगा कि इसके कोई एलिमेंट खाली हो सकते हैं, इसके भी कुछ एलिमेंट खाली हो सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे के सारे इधर कनेक्ट होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है, और एक और बात, यहां पर हमको 3 चीजें समझनी होती है कि जो पहले वाला ये जो पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा बाजार जो होता है, इसको डोमेन कहते हैं। जो कनेक्ट होता है वो रेंज होती है, और ये पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। इसी चीज को समझना है हमको अच्छे से। रिलेशन में बता के रखा है वही बात कि यहां पर द टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते कितने हैं, कि अगर सेट ए के अंदर अगर m1 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर अगर m2 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन उनके m1 इंटू m2 के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। मतलब जैसे हमने पहले वाले में देखा कि यहां पर देखो, पहले वाले में 2 एलिमेंट है, दूसरे वाले में 3 थे, तो ए क्रॉस बी कितना आया, 6 आया, 2 3 6, 2 3 6, तो जितने 6 ए क्रॉस बी में थे उतने ही रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे डोमेन और रेंज की। जैसे मैंने अभी बताया यार कि यहां पर जो मैंने लिख के रखा है कि ये सेट ए है,
और ये सेट बी है, और मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स में लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 4 6 9 10। अब देखो 1 का स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, तो 1 करेक्ट नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। बस मैं सिर्फ स्क्वायर वाला ही ले रहा हूं, दूसरा क्यों नहीं लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे भी ले सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर ये जो सेट है पहला वाला है ना, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा सेट जो है ये डोमेन कहलाएगा। डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं, डोमेन को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, इसको इनपुट भी कहते हैं, लेकिन इनपुट समझने के लिए बोलते हैं। डोमेन का मतलब होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स। रेंज क्या होती है, वो एलिमेंट जो कनेक्टेड है, तो जहां पर रेंज क्या होगी, यहां रेंज जब आप लिखोगे ना बेटा, तो यहां रेंज आप लिखोगे 4 और 9, बस, है ना। क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ओके, इसमें जो कनेक्टेड होंगे हम उनको लेंगे, ठीक है, रेंज के अंदर। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मतलब सेट बी, ये पूरा सेट बी जो है ना, ये पूरा सेट बी, ये कोडोमेन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सीधे सीधे बता रहा हूं कि द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड इन द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। द सेट ऑफ द ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, जो रिलेशन में है वो कहलाएगी रेंज। और कोडोमेन क्या होगा, सारे के सारे, पूरा का पूरा सेट बी जो होगा, ये पूरा सेट बी जो होगा ये कोडोमेन होगा, मतलब कि 4 6 9 10 पूरे के पूरे, ऐसा होता है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखो, और एक और चीज लिखो कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो ये रेंज है और ये कोडोमेन है, तो बात क्लियर हो गई, ठीक है ना, कोई डरने वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है। समझ में आ रहा है आपको क्लियरली, है ना। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो कि सर जो बता रहे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। इसको फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं, आगे आते हैं फंक्शन पे, उसको कहते हैं मैपिंग। अब फंक्शन में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है, जैसे आपने देखा ना यहां पर कि 1 2 कनेक्ट नहीं थे, फंक्शन में वैसा नहीं होता है। पहली बात तो फंक्शन का मतलब ही क्या होता है ये समझ लो। फंक्शन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि कोई तो भी एक मशीन है जिसका कोई फंक्शन है, कोई एक मशीन है जिसका कोई फंक्शन है। तो एक कोई मशीन ऐसी है, कोई फंक्शन ऐसा है, उसमें आप कुछ तो भी इनपुट करोगे, यहां से कुछ तो भी आउटपुट निकलेगा, इसको हम फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर हमने जब इनपुट किया है, हम जो इनपुट कर रहे हैं उसको वो फंक्शन को बताएगा। तो जैसे यहां पर क्या बोल के रखा फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन, इसको मैपिंग भी कहते हैं, है ना। अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी। तो ए से बी में फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसको ऐसा पढ़ते हैं, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ रिलेशन। जो फंक्शन होता है ना वो रिलेशन ही होता है, ओके। अ रिलेशन विच एसोसिएट्स फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ एक्स इन ए, मतलब ईच एलिमेंट्स ऑफ एक्स, मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने ऐसा कुछ लिखा और इधर कुछ लिखा और इधर लिख दिया 1 2 3, इधर लिख दिया 4 5 6 7, और आपने ऐसा कर दिया, 3 कनेक्ट नहीं है, नहीं चलेगा, 3 भी कनेक्ट ही होगा कहीं ना कहीं, ऐसा। ये कोई ऐसी जोड़ रहा हूं मैं सिर्फ ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और यहां पर फंक्शन लिखा है एफ, और ये सारे इनपुट हो गए, ये आउटपुट हो गए। इसमें एक बात ध्यान रखना, ग्रेटर की साइन चलती है, क्योंकि यहां शब्द क्या यूज करा है कि, यहां फिर से पढ़ रहा हूं मैं कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द रिलेशन विच इज एसोसिएट फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ एक्स इन ए, अ यूनिक एंड एग्जैक्टली वन इन बी। ये एक से ही कनेक्ट चाहिए, एक से ज्यादा से कनेक्टेड नहीं चाहिए, है ना। एक से ज्यादा से कनेक्टेड होगा, मतलब अगर ऐसा देके रखा है कि ऐसा है कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहां पर कुछ ऐसे 4 ये है, यहां पर ये ऐसे, और ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी इसी से कनेक्ट हो रहा है, और ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, मतलब ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या साइन बन रही है, स्मॉलर की साइन, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। देखो स्मॉलर की साइन बनेगी तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि ए है यहां पर, ठीक है ना, यहां पर बी है, ठीक है, यहां बी है, और ऐसा देके रखा है कि 1 2 3 और किसी पर्टिकुलर एक से ही कनेक्टेड है ना। किससे कनेक्टेड है ये किसी एक से ही कनेक्टेड चलेगा। यहां ग्रेटर की साइन चलती है, स्मॉलर की साइन नहीं चलती, ग्रेटर की साइन चलती है,
ठीक है ना। जैसे आप यहां देख लें फंक्शन के अंदर, जैसे मैं आपको बताऊं कि पहला वाला सेट है, पहला वाला सेट क्या है कि भैया सेट ए और सेट बी, और कैसा है ये, जैसे यहां पर युधिष्ठिर है ना, यहां पर भीम है, यहां पर अर्जुन है, यहां पर नकुल है, और यहां सहदेव है, और इन सबकी शादी द्रौपदी से हो गई है ना, द्रौपदी। तो ये सब चलेगा क्योंकि सारे के सारे ग्रेटर की साइन बना रहे हैं ये चलेगा है ना, लेकिन लेकिन इसका उल्टा नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर प्रकार होते हैं, इसके अंदर ऐसे प्रकार होते हैं कि लाइक वो एक एक से कनेक्टेड हो तो 1 1 फंक्शन बोलते हैं, है ना, 1 2 3, है ना। जैसे ऐसे हो, मतलब ऐसे अगर हो कि इधर के सारे जो होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, तो 1 1 फंक्शन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं। अब अगले जो पार्ट हमारा आएगा उसके अंदर मैं आपको फंक्शन से ही आगे लूंगा, फंक्शन ले लूंगा, फिर फंक्शन के टाइप्स समझा दूंगा, और फिर मैं अगली स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। फंक्शन में भी एक चीज बड़ी कमाल की एक और बची है, जो देखो जरा ध्यान से। हालांकि मैं अगला जो पार्ट शुरू करूंगा फंक्शन से ही करूंगा, लेकिन कुछ चीजें बताना आपको बाकी है। जैसे मैंने एक लिख के रखा है कि y बराबर साइन एक्स, तो ये जो है ना बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। मतलब कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। आपको आगे देखने मिलेगा कि y बराबर लॉग एक्स भी आ गया, तो बेटा ये लॉगरिदमिक फंक्शन है ना, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है। इसको क्या कहते हैं, इसको लॉगरिदमिक फंक्शन कहते हैं। अगर y बराबर e पावर x है तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में y बराबर ऐसा कुछ हो कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और एक और बात ध्यान रखना, जितने भी ये फंक्शंस होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं। अब ये कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब कि ग्राफ जब बनाएंगे इसका तो स्ट्रेट लाइन बनती है, ब्रेक नहीं होता उसमें। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो अगले पार्ट पे मैं बताऊंगा। मेन मुद्दा आज इसीलिए था कि रिलेशन समझोगे तभी फंक्शन समझोगे, तो फंक्शन से लेकर के फंक्शन के टाइप्स, और इसके ऊपर अगला जो शॉर्ट में एक वीडियो बनेगा। ज्यादा बड़े वीडियो मुझे बनाना नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी 10 का नहीं बनाया, बड़ा वीडियो बन गया है, 20 मिनट से ज्यादा का होना चाहिए आई गेस ये, ठीक है। चलिए मैं अब यहाँ पे रुकता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जरूर बताना, जरूर बताना। ये वीडियो की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे देता हूँ, वहां से भी आप उसको निकाल लेना, ठीक है। और अपने कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, और अगर इस सीरीज में सब लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर मैं आपको ये वीडियो इसी तरह रिकॉर्डेड ही चाहिए, ये भी बता दो, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं यार रिकॉर्डेड वीडियो ज्यादा सही रहेंगे, रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए पवन अकेडमी, बहुत बहुत धन्यवाद।